हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध कहानी नशा को पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी को आरंभ करने से पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी नाम उल्लेख करना चाहूँगी, उनकी जानकारी पाते हैं। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का जादूगर और इनका जन्म जो है बनारसी के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। शिक्षा विभाग में सह विद्यालय निरीक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। बाद में तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित होकर इस पद से त्याग पत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित जो उनके कहानी संग्रह है, प्रथम कहानी संग्रह, वह है सोजे वतन। अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करने के बाद ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका वास्तविक नाम किंतु धनपत राय है। लेकिन जब इनकी रचनाओं को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया तब ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और इनको प्रेमचंद नाम जिन्होंने दिया था उनका नाम है दया नारायण निगम। बहुत कम लोग ही जानते हैं इनके बारे में, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रेमचंद नाम जो है धनपत राय को दया नारायण निगम ने दिया है और तब से ये प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रमुख रचना है सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान। ये क्या है? प्रमुख उपन्यास है। सोजे वतन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनके काव्य संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं। और इनकी कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित किया गया है। करबला संग्राम, बलि की वेदी इनके नाटक हैं। महाजनी सभ्यता इनका निबंध है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि कथाकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन समस्याओं एवं कुरीतियों का यथार्थ चित्रण निरूपण हुआ है। पूस की रात, बूढ़ी काकी, मंद्र, ईदगाह, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, नशा आदि इनकी बहुचर्चित कहानियां हैं। इनकी कहानियों में मानवीय संवेदना सजीव हो उठी है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। तो इनकी बहुत सी कहानियों को आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि आप लोग नशा तो अभी पढ़ ही रहे हैं। पहले पूस की रात, बूढ़ी काकी, ये सारी कहानियों को आपने पहले भी पढ़ा है। तो नशा कहानी का सार संक्षेप जो है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपको पूरी कहानी जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आप प्रश्न के उत्तर को लिख पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, नशा मुंशी प्रेमचंद। नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद की एक सुप्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने यह बतलाया है कि धन का जो नशा होता है वह सभी नहीं साध सकता मतलब संतुलित रह सकता। धन को पाने के बाद मनुष्य में संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग धन को पा तो लेते हैं लेकिन धन को पा करके अगर मानविकता को ही समाप्त कर दे, इंसानियत की भावना को ही समाप्त कर दे, तो उस धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो साधने का अर्थ यही है। इस बात को उन्होंने समझाया है कि मनुष्य को हर हाल में मानवीय मूल्य, मानवता को बचाए रखना चाहिए। तो नशा कहानी का जो नायक है वह है वीर और सहनायक है ईश्वरी। ये दोनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं
और एक साथ हॉस्टल में भी रहते हैं, जिसमें ईश्वरी जो है एक जमींदार का पुत्र है, परंतु वीर एक गरीब क्लर्क का पुत्र है। दोनों में विचारों का भेद है और इस कारण दोनों आपस में प्रायः बहस किया करते हैं। तो वीर चूंकि गरीब क्लर्क का बेटा है, इसलिए वह जमींदारों की बुराइयां करता रहता है, उनकी बुराइयों को बताता है और जमींदारों के खिलाफ जो है तरह तरह की दलीलें पेश करता है। ईश्वरी वीर के खिलाफ अपनी दलील रखता है, परंतु वह हर बार पराजित हो जाता है। लेकिन पराजित होकर भी उसे गुस्सा कभी नहीं आया। वह पराजित होकर भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि शायद वह जमींदारियों की अपनी कमजोरी को मानता है या वो उसे जानकारी रखा है। ईश्वरी का स्वभाव जो है वीर की अपेक्षा नम्र है, परंतु वह नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता है। इसके पीछे क्या कारण है कि वह चाहता है कि नौकर जो है उसके सिर पर ना चढ़े, वह नौकर जो है काम करने से जी न चुराए। इस बात को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। दीन दशा में रहकर भी ईश्वरी के अंदर अमीर बने रहने की क्षमता है, लेकिन वीर का जो सिद्धांत है, वीर का जो लोक प्रेम है, वीर का जो आदर्श है, वह उसकी गरीबी अवस्था पर आधारित है। यदि वह गरीब नहीं होता तो शायद जमींदारों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहता। वह चूंकि गरीब है, इसीलिए जमींदारों के खिलाफ जो है कड़वी बातें कहता है, जमींदारों की बुराई करता है। कॉलेज में दशहरे की जब छुट्टी होती है, सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वीर के पास घर जाने के लिए जो रेल का टिकट है उसका किराया का पैसा नहीं है। लेकिन वीर हॉस्टल में भी रहना नहीं चाहता है, क्योंकि सारे मित्र जो हैं अपने अपने घर चले गए हैं। ऐसे में ईश्वरी वीर से कहता है कि वह उसके गांव यानी उसके घर चले, और इस बात को वीर जो है सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वीर के मन में यह भी भावना है कि जब वह ईश्वरी के घर जाएगा तो चूंकि ईश्वरी पढ़ने में तेज है, तो वह उसके साथ पढ़ाई कर पाएगा। ईश्वरी जो है अपने मित्र को समझाता है कि वीर जो है उसके घर में जमींदारों की बुराई ना करे, क्योंकि उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। ईश्वरी के साथ वीर पहली बार सेकंड क्लास में सफ़र करता है। गाड़ी रात 9 बजे की है, प्रयाग से प्रस्थान करती है और बीच में प्रतापगढ़ में रुकती हुई मुरादाबाद प्रातःकाल भोर में पहुंच जाती है, जहां ईश्वरी वीर का परिचय अपने घर वालों से एक जमींदार के रूप में करवाता है। क्योंकि वीर इसका विरोध करता है, लेकिन ईश्वरी कहता है कि यह उसके लिए जरूरी है। तो इस बात को वीर स्वीकार कर लेता है। अब क्या होता है, जब वीर ईश्वरी के घर में रहता है तो उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। उसका व्यवहार जमींदारों की तरह हो जाता है। वह छोटे मोटे कोई भी काम नहीं करता है। पहले तो वह अपनी धोती छांट लेता था खुद, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी धोती छांटते हुए भी शर्म महसूस होती है। इतना ही नहीं, शाम होने पर वह स्वयं लालटेन भी जलाता नहीं है, बल्कि एक दिन लालटेन जलाने में देर हो जाने पर वह नौकर को खूब डांट सुनाता है। और इस प्रकार वीर ने जो सोचा था कि वह ईश्वरी के घर जा करके खूब पढ़ाई लिखाई करेगा, वह उसका उल्टा अपने सारे समय को मनोरंजन और सैर सपाटे में ही व्यतीत कर देता है। जब पूजा की छुट्टियां समाप्त हो गई तो अब ईश्वरी और वीर दोनों ही वापस अपने हॉस्टल आना चाहते हैं, परंतु इस बार रेल के सेकंड क्लास का टिकट नहीं मिलता है। इस कारण उन्हें तीसरे दर्जे पर सफ़र करना पड़ता है। अब वीर को तीसरे दर्जे में सफ़र करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन
उपाय कुछ नहीं था, उन्हें वापस लौटना था। रेल में काफ़ी भीड़ थी। वे दोनों किसी तरह से 3rd क्लास के डब्बे में चढ़े। तीसरे दर्जे में चूँकि काफ़ी भीड़ थी, इसलिए वीर को बैठने की जगह कहाँ पर मिली? दरवाजे पर मिली। उसी डब्बे में एक यात्री चढ़ता है जिसे कलकत्ते तक जाना है, और उसके पीठ पर एक बड़ा सा गट्ठर था। गट्ठर रखने का कहीं भी जगह न होने के कारण वह उसे कंधे पर ढोए हुए था और बार बार जो है दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। और उसका गट्ठर जो है बार बार वीर के मुंह से रगड़ खा रहा है, जिसके कारण वीर को खूब गुस्सा आता है। वह उसे धक्का दे देता है उस यात्री को, और 2-3 तमाचे जड़ देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि डब्बे में बैठे सभी यात्री वीर के को बहुत बात सुनाते हैं, बहुत तरह की बातें कहने लगते हैं, और ईश्वरी को भी बहुत गुस्सा आता है। ईश्वरी को भी बहुत गुस्सा आता है और उसके इस अमानवीय व्यवहार पर उसे डांटता है कि तुम यह कैसा व्यवहार कर रहे हो। और वास्तविकता का बोध होने पर जो है वीर के माथे पर जो जमींदारी का नशा चढ़ा था, धन का नशा चढ़ा था, वह धीरे धीरे उतरने लगता है। तो यह है कहानी का मूल भाव, कहानी का सार संक्षेप, जिसे आप अगर समझ लेते हैं तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी होगी। फिर भी आपसे यह निवेदन है कि अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे अवश्य पूछें। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप करके मुझ तक अवश्य भेजने की कोशिश करें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। तो अगले वीडियो में आपसे नशा पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर फिर से मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।